फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य संबंधी प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। उसमें जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो भाषा विज्ञान से संबंधित टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है भाषा विज्ञान से रिलेटेड, प्रीवियस के जो भी क्वेश्चन मतलब कि पेपर हुए हैं उनमें जैसे ये एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आया है कि आधुनिक जो भाषा विज्ञान है इसके जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, सोस्यूर, ब्लूमफील्ड, ग्लीसिन और जेस्पर्सन। तो आधुनिक जो भाषा विज्ञान है उसके जनक के रूप में हम सोस्यूर को देखते हैं। फर्दिनांद सोस्यूर 1857 से 1913 का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरा है। तो फर्दिनांद सोस्यूर 57 से 1913 इनका आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में भी उभरा है। दूसरा क्वेश्चन है भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का क्या मतलब है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में देखें तो प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है, शीघ्र बोलना, कम समय में ज़्यादा बोलना, बोलने की मितव्ययिता, उच्चारण की सुविधा। भाषा विज्ञान की दृष्टि में जो प्रयत्न लाघव है इसका मतलब है, प्रयत्न लाघव का मतलब उच्चारण की सुविधा से है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा से है। इसे मुख सुख भी कहते हैं। तो क्या क्या कहते हैं, एक तो उच्चारण की सुविधा से है प्रयत्न लाघव और इसे मुख सुख भी कहा जाता है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण किस चीज का है। वाराणसी में यानी वाराणसी का बनारस रूप में विकास का जो एग्जाम्पल है वो किस रूप में है, तो ये है व्यंजन विपर्याय का। विपर्याय किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर। इसके कई भेद हैं, स्वर विपर्याय, व्यंजन विपर्याय, अक्षर विपर्याय। वाराणसी का बनारस रूप जो है, वाराणसी का बनारस रूप जो है ये व्यंजन विपर्याय विकास का एग्जाम्पल है। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को, परिनिष्ठित को, ग्रामीण को, कृत्रिम को। तो देखिए यहाँ पे टकसाली जो कहते हैं वो परिनिष्ठित को कहते हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयोग में आता है। इसलिए हिंदी को प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति के माध्यम के परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप पर विचार करना जरूरी हो जाता है। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। इनमें कौन सी भाषा की प्रमुख प्रकृति है। सरलता से क्लिष्टता, जटिलता से सरलता की ओर, भाव से विचारों की ओर। तो ये देखिए जटिलता से सरलता की ओर। भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं और संभवतः सभी भाषाएं आपस में संवेदना के स्तर पर जुड़ाव भी रखती हैं, परंतु जो हिंदी भाषा अपनी सहजता और लचीलेपन के कारण संवेदनशीलता की ही इस विशेषता के अत्यंत निकट है। हिंदी शब्द पूर्व में भारतीयता या भारत से संबंध का घोतक था जो कि प्रायः अभारतीयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, अर्थात वे लोग जो भारत से आए हैं या भारतीय हैं उन्हें और उनकी बोली को हिंदवी कहते हैं। कालांतर में ये शब्द हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं एवं बोलियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। हिंदी के इतिहास पर नजरें डालें तो पाते हैं कि इसका इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है तथा यह भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में गतिशील नदी की तरह बहती हुई निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होता चला गया है। न्यायालयी भाषा। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ है जो निश्चित, कुशलता, अनिश्चितता, कोमलता। तो ये निश्चितता यानी न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है जिससे शब्दकार समझने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है दुरूह, भावपूर्ण, सरल या सरस। तो इनमें से क्या होता है, सरल। देखिए किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है जिसे प्राप्त कर लेने पर वो बोली या भाषा सरल हो जाती है। एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या मतलब होता है, तो एकाक्षरी भाषा परिवार यानी ये जो संबंधित है वो चीनी भाषा परिवार से संबंधित है। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एक अक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। ये उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत और बर्मा है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं और इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहा जाता है, तो पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। देखिए ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। वो एग्जाम्पल में देखें तो जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है उससे एक ही अर्थ लिया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है इनमें से, तो पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए होता है पारिभाषिक शब्दावली।
देखिए, परिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र यथा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण इनमें से कौन करता है? तो भाषा वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक शैली का क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं कोई चीज़ की वैज्ञानिक शैली में है तो उसका क्या मतलब है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य है वस्तुनिष्ठ शैली से होता है। हिंदू को वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का एग्जाम्पल है? यानी हिंदी की जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली है मूलतः वो किस भाषा से आया हुआ है परिवर्तित होकर? तो अंग्रेजी से है। हिंदी की जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। जेसमीटर यानी जैसे मीटर हम कहते हैं, रेडियो है, किलोग्राम है ना, थर्मामीटर है, ये सभी। कार्यालयी हिंदी की भाषा, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, व्यंजनात्मक, अभिधा, लक्षण मिश्रित, लक्षणा से युक्त, तो इसमें होना चाहिए अभिधात्मक। शब्द की वो शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट हो अभिधा कहलाती है। शब्द की वो शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट हो अभिधा कहलाती है। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए, उसे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। निर्देश में दिया है प्रश्न 15 से 20 के लिए दिए गए पारिभाषिक शब्दों में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या मतलब है? तो राजभाषा से होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कार्यालयी भाषा कहते हैं जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में आता है। इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द राजभाषा होगा। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज, लोक भाषा को पब्लिक लैंग्वेज तथा संपर्क भाषा को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कहते हैं। एडिटर का क्या मतलब होता है? राजदूत, संशोधक, अभियंता, संपादक। तो इसमें से देखिए जो एडिटर होते हैं उसको संपादक को कहते हैं। एडिटर शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द संपादक होता है। राजदूत का इन्वॉय होता है, अभियंता का इंजीनियर होता है, संशोधक का अंग्रेजी अनुवाद मॉडिफायर होता है। ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? प्रशिक्षण, परिवीक्षा, परीक्षण। तो ये होता है प्रशिक्षण। ट्रेनिंग शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द प्रशिक्षण होगा। परीक्षण का टेस्ट होगा, परिवीक्षा का प्रोबेशन होगा। रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन संबंध आरक्षण से संबंधित है। रिजर्वेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द आरक्षण होगा। अनुसंधान का रिसर्च होगा। स्थिरीकरण का स्टेबलाइजेशन होगा तथा आरोपण का एलिगनेशन होगा। तो ये शब्दों का ये मिलाने के लिए होता है। जैसे अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट का क्या मतलब होता है? आदेश, नियुक्ति, अनुमोदन, विज्ञप्ति। तो देखिए जब किसी को अपॉइंट करते हैं यानी उसकी नियुक्ति करना, तो अपॉइंटमेंट शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है नियुक्ति। विज्ञप्ति के लिए आता है एडवर्टाइजमेंट। आदेश का ऑर्डर को कहते हैं, अनुमोदन का अप्रूवल होगा। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन जो है वो नामांकन, पंजीकरण, संशोधन, आरक्षण किनसे संबंधित है? तो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से रिलेटेड है। रजिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द पंजीकरण होगा। नामांकन का इनरोलमेंट होगा। संशोधन का अमेंडमेंट होगा। आरक्षण का रिजर्वेशन होगा। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? इनमें से सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद, धीरेन्द्र वर्मा। तो इनमें से कौन नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद। सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा इत्यादि भाषा वैज्ञानिक हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद महान कवि एवं नाटककार हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर थे। देखिए राजभाषा आयोग जो बना था इसके पहले अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उनके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के तहत हुआ था। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष इनमें कौन थे? तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, बाल गंगाधर खेर थे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो भाषा की सार्थक और सबसे छोटी यानी लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। तो दो चीज़ें हैं, जब कहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो ध्वनि है, और शब्द भाषा की जो है लघुत्तम सार्थक एक इकाई है। शब्द सार्थक इकाई होते हुए भी वाक्य में इसका प्रयोग ज्यों का त्यों नहीं कर सकते। शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए शब्दों में व्याकरणिक परिवर्तन करना होता है। सार्थक अर्थ प्राप्ति के लिए शब्दों का विशेष क्रम होना जरूरी है तथा उसमें प्रत्यय, विभक्ति आदि को भी देखना जरूरी है। जब सारी प्रक्रियाओं के बाद शब्द वाक्य में प्रयोग करने योग्य बन जाए तभी सही अर्थ की प्राप्ति होती है। एक ही शब्द के अनेक वाक्य भी बन सकते हैं। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तो वो पद होता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहते हैं। जितना महत्व भाषा का है उतना ही महत्व शब्द का है, क्योंकि भाषा बिना शब्दों की नहीं बन पाती और शब्द भाषा के अस्तित्व की निशानी होता है।
भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, तो हमने अभी देखा था कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक अगर जो होगा तो वो शब्द होगा। भारत की संपर्क भाषा इनमें से कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तो ये हिंदी है। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुआ है? तो वैदिक संस्कृत से, लौकिक है, प्राकृत से, तो ये देखिए सौरसेनी से। डॉक्टर नगेन ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, आर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। निम्नलिखित में से किसी हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दक्खनी, मसनवी, हिंदुस्तानी, तो किसी नहीं मानेंगे? मसनवी को। आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः 3 शैलियाँ जो प्रचलन में हैं, हिंदुस्तानी, उर्दू तथा संस्कृतनिष्ठ हिंदी। तो हिंदुस्तानी, उर्दू, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, इनके अलावा एक चौथी शैली अंग्रेजी मिश्रित भी चल रही है। दक्षिणी हिंदी शैली दक्षिण राज्यों के मुस्लिम बाहुल्य राज्यों के क्षेत्र में बोली जाती है। मसनवी हिंदी की शैली नहीं है, ये प्रेम मार्गी काव्य की रचना के लिए प्रयुक्त हुई जो फारसी की शैली है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं, इनमें से एक गलत है। भाषा परिवर्तनशील होता है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होता है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, तो एक इसमें गलत है। गलत क्या है? भाषा परिवर्तनशील है, सही बात है। सामाजिक संपत्ति है, समाज से हमें सीखने को मिलता है। अनुकरण हम नकल कर करके सीखते हैं, लेकिन पैतृक नहीं है, क्योंकि हम जो भी सीखते हैं वो आने के बाद सीखते हैं। तो ये जो है भाषा एक तो प्रतीकात्मक है, दूसरा एक ध्वनिमय है। तो भाषा प्रतीकात्मक होता है, ध्वनिमय है। भाषा का संबंध मनुष्य से है, ठीक है। तो प्रतीकात्मक है, ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा जो होता है वो कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहता है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा भी होती है। भाषा परिवर्तनशील होता है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, लेकिन वो पैतृक संपत्ति इनमें से नहीं होती। अब यहाँ जो टॉपिक है वो हिंदी की बोलियों से टॉपिक शुरू हो रहा है। जैसे किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय, कोई बहुत ही सीमित क्षेत्र हो और बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बोली कहेंगे, है ना। तो किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र और विस्तृत होता है, इसके तहत बोलियाँ आती हैं, नहीं उपभाषा के तहत बोलियाँ आती हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बुंदेली। तो देखिए इनमें बुंदेली नहीं है। देखिए पश्चिमी राजस्थान के तहत मारवाड़ी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। इस बार नेट के पेपर में भी था ये क्वेश्चन। आपको यही राजस्थान में ही चारों तरफ अगर देखेंगे तो राजस्थान में ही चारों तरफ में जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। उत्तरी राजस्थान के तहत मेवाती, पश्चिमी मारवाड़ी हो गया, उत्तर मेवाती। दक्षिणी राजस्थान के तहत मालवी बोली जाती है। और बुंदेली जो है, ये बुंदेली जो है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड इलाके में बोली जाती है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इनमें से कौन है? तो विद्यापति हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इनमें से विद्यापति हैं। विद्यापति मिथिला निवासी थे। मैथिली बोली के लोकप्रिय एक तो विद्यापति हैं। विद्यापति मिथिला निवासी थे। मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने संस्कृत में शैव सर्वस्व स्वार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, अवहट में रचित कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पदावली का गान किया है। अंगिका किस राज्य की बोली है इनमें से? तो अंगिका है बिहार राज्य की। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा है। और बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। ग्वालियर की बोली इनमें से कौन सी है? बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी ब्रजभाषा, तो बुंदेल में बुंदेली है। ग्वालियर में देखिए बुंदेली जो है बुंदेलखंड की बोली है। झांसी है, जालौन है, हमीरपुर और ग्वालियर। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्र में यही बोली बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में ये बोली जाती है। ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। वही क्वेश्चन है यूपीपीएससी एलटी में कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में यहाँ पे बुंदेली बोला जाता है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सा है? तो ब्रजभाषा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। और ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह। पशुपालन के प्रधान के कारण ये क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़,
धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी देव, घनन, रत्नाकर आदि भी इसके प्रमुख कवियों में है। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। इसका क्षेत्र है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर आदि। ब्रजभाषा का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा क्षेत्र नहीं है यहाँ पे, तो सरगुजा नहीं है। ब्रजभाषा का धौलपुर भी है, मथुरा भी है, आगरा भी है। ब्रजभाषा किस हिंदी के तहत आता है? तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय के लिए कि खसखुरा या खुरखाली भाषा है, तो खसखुरा या खुरखाली भाषा इनमें से कहाँ की है? तो नेपाल की राजभाषा है। नेपाल की राजभाषा नेपाली को पर्वतिया, गुरखाली, खसखुरा आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है, बुलाया जाता है। उकार बाहुला बोली इनमें से मानी जाती है, तो यह अवधि को। कृष्णदत्त वाजपेयी ने ब्रज का इतिहास में मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है। अहीरों की भाषा उकार बाहुला है। नाज कामराज को नाजू कामराशु कहेंगे। वाजपेयी जी ने इस उकार बाहुलता को भरत द्वारा निर्दिष्ट अभिरोक्ति से संबंधित किया है। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैनी गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है, कैसे की रचाऊं बिहारे उक्त गीत किस बोली की है? तो ये अवधि की है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है इनमें? तो ब्रज भाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इनकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास नायक बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। नाट्यशास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गानक्रिय, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परस्पर संबंध रहे उन गीतों को ध्रुवा कहा गया है। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रजभूमि में होने के कारण इन सबकी भाषा ब्रज है। ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का राशि है। तानसेन के नाम से संगीत सार और रागमाला, कृष्ण लीला नामक ग्रंथ भी मिलते हैं। देखिए पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और इन्हें सही जोड़ा जो है मिलाना है। तो पश्चिमी हिंदी जो है खड़ी बोली ये सही है। पश्चिमी हिंदी जो है वो खड़ी बोली कौरवी युग में सही है। पश्चिमी हिंदी के तहत 5 बोलियां आती हैं जो कौन सी हैं? देखिए एक तो खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहते हैं, तो खड़ी बोली कौरवी हो गया। ब्रज भाषा हरियाणवी यानी बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये तो 5 हैं जो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी। बिहारी हिंदी के तहत भोजपुरी, मगही, मैथिली ये हो गया। और पूर्वी हिंदी के तहत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। पहाड़ी हिंदी के तहत कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली आती हैं। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के तहत आते हैं? तो ये पश्चिमी हिंदी के तहत आते हैं, वही क्वेश्चन है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है इसमें से? तो देखिए बिहारी हिंदी का अवधी नहीं है, भोजपुरी भी है, मगही भी है, मैथिली भी है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो इनमें से कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है इसमें? तो भोजपुरी नहीं है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की। पश्चिम हिंदी के तहत कौन सी बोली इसमें नहीं है? बघेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी के तहत कौन सी बोली इसमें नहीं आती है? तो बघेली नहीं आता, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज ये तीनों ही आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो कौन सी इसमें पश्चिमी हिंदी के तहत नहीं है? तो बघेली नहीं है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है इसमें से? तो बघेली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो वही चीज़ है, डोंगरी नहीं होगा इसमें, ब्रज और कन्नौजी बांगरू होगा। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं है? छत्तीसगढ़ी नहीं है। पश्चिमी हिंदी के तहत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इनमें पश्चिमी हिंदी के तहत कौन सी बोली नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आता है। बुंदेली, छत्तीसगढ़, कौरवी ये सभी आते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो वो पश्चिमी हिंदी के तहत कितनी बोलियां आती हैं? 5। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है इसमें? पश्चिमी हिंदी में इसमें कौन सी बोली आती है? तो यहाँ पे हमें देखना है कि पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के तहत नहीं आती है? तो इसमें कौन सी नहीं आती है? अवधी नहीं आती है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी इसमें पश्चिमी हिंदी की है।
निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के तहत नहीं पड़ती? तो इसमें से कौन सी ऐसी बोली जो पश्चिमी हिंदी के तहत नहीं आती? तो अवधी नहीं आती, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये तीनों ही आता है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो वही क्वेश्चन है फिर से, बघेली नहीं आएगा, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा आएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो कौन से इसमें जोड़ा जो है वो गलत है इसमें, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी सही है, खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी में आता है, और अवधी ये भी पूर्वी हिंदी में आता है, लेकिन यहाँ पे भोजपुरी पूर्वी हिंदी में नहीं आता। भोजपुरी जो है वो पूर्वी हिंदी का युग्म गलत है, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। भोजपुरी है, मगही है, मैथिली, ये बिहारी हिंदी में आता है। तो बिहारी हिंदी के तहत भोजपुरी, मगही, मैथिली इसके उपभाषाओं में, और अवधी पूर्वी हिंदी, जबकि ब्रजभाषा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है ना। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के कई अन्य नाम भी हैं, हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। ब्रजभाषा की तुलना में ये बोली खड़ी खड़ी लगती, संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। राहुल सांकृत्या ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया था। इसका छेद देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी प्रमुख बोलियों में भोजपुरी, मैथिली, मगही। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति, इसकी प्रमुख बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। देखिए अवधी बोली जो है, ये अवधी बोली सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद यहाँ पे बोली जाती है। और मारवाड़ी बोली की कई उपबोलियाँ हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी इसमें मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है ठटकी, थाली, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावटी। तो जैसे शेखावटी आ गया तो नहीं पहचान में फिर आएगा। मेवाड़ी है, खैराड़ी है, सिरोही है। तो ये मारवाड़ी बोली के तहत ये बोलियाँ उपबोलियाँ आती हैं, ठटकी, ताली, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खैराड़ी, सिरोही। अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा तथा उपभाषाओं में देखें तो अपभ्रंश में जैसे सौरसेनी है ना, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैसाची में लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ सिंधी, महाराष्ट्र का मराठी हो गया, मागधी का बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, और अर्धमागधी का पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली। तो यह है पंजाबी का, है ना। ये बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली। तो कौन से इसमें बोली जो है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली इनमें से नहीं है? इनमें से तो बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये सभी हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ? तो ब्राह्मण से हुआ है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो जो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं उनका विकास इनमें से किससे माना गया है? तो ये है अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास माना गया है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली इनमें से कौन सी है? तो ये है खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास इनमें से हुआ है, तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास इसमें किससे हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? इनमें खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो वो अपभ्रंश से हुआ है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली का नाम है खड़ी बोली। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो ये मागधी से माना गया है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया? तो मागधी से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है? तो सौरसेनी से मानी जाती है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है इनमें? तो कौरवी है खड़ी बोली का दूसरा नाम। कौरवी भाषा का उदय किससे माना जाता है? तो ये पश्चिमी हिंदी से माना जाता है। कौरवी किस बोली को कहते हैं इसमें? तो कौरवी कहते हैं खड़ी बोली को। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? मगही। मगही किस उपभाषा की बोली है इसमें से? तो मगही बिहारी की है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में आता है इनमें से? तो वो आता है मगही में। मगही सब मागधी का विकसित रूप है, कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। ये बोली पूरे गया जिले में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पापमऊ और इनके अलावा भागलपुर, रांची आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप
विद्यमान था। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का इनमें से कौन सा रूप विद्यमान था? तो यह है अपभ्रंश। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश औहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धता हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पे जो सिंधी भाषा उसका ब्राह्मण से संबंध है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। रीवा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौर भी है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ये जो है कथन इसमें देखेंगे तो गलत है। रीवा, सतना, शहडोल बघेली के तहत आते हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वो स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। सही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौर भी है, तो ये भी सही है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम अगर देखें तो हिंदी के उद्भव और विकास का जो शुरुआत हुआ है, पहले संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, सौरसेनी, इसके बाद पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है और संस्कृत पाली प्राकृत से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश औहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धता हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, इस तरीके से। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं: भारोपीय, द्रविड़, आश्रिक व चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है। हिंदी भारोपीय भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय उपशाखा से विकसित एक भाषा है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो किससे आए हैं? संस्कृत से। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय की है। बनारसी किसकी उपबोली है? इनमें से देखना है। तो बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर के गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोली में भोजपुरी बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं। बनारसी भोजपुरी की उपबोली है जो कि विकल्प में नहीं है। वर्तमान में समस्त बिहार, मैथिली, मगही तथा भोजपुरी क्षेत्रों में साहित्य भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रचलन है, किंतु इसे परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि बिहारी बोली की उत्पत्ति उसी प्राकृत से हुई है जैसे हिंदी की। भोजपुरी जो बोली है इसकी उत्पत्ति हुई है, तो भोजपुरी जो बोली है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मण से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, सौरसेनी थे, तो भोजपुरी का मागधी से हुआ है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। देखिए कह रहा कि विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो जो बोली होता है, बोली का रूप जो है भाषा के क्षेत्र से जो है भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि बोली जो है पूर्णतः विकसित होती है। तो पूर्णतः विकसित तो गलत है ना। बोली तो एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में बोला जाता है और बोली दैनंदिन व्यवहार में, तो ये सही है। विभाषा बोली का विकसित रूप है, सही है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा है, ये भी सही है। तो इसमें बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है जो अपने सीमित क्षेत्र में दैनिक जीवन के नित्य व्यवहार में प्रयोग में लाया जाता है। ये भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। अब यहाँ से हम जो सेकंड जो हमारा शुरू होगा वो चैप्टर हिंदी की उपभाषा से रिलेटेड होगा, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।